Welcome to Medify. So let's start. Pathology. In pathology, today we will discuss about hypersensitivity reaction. In hypersensitivity reaction, what is hypersensitivity reaction? The definition is an excreted response or an excreted immune response which is associated with onset of adverse effect. यानी कि कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो कि अपनी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड हो, ठीक है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो कि अपनी बॉडी की शो कर रही हो किसी बाहर का ऑर्गेनिज्म के अंदर आने से या कोई भी इफेक्ट होने से, उसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. ये 4 टाइप की होती है, ठीक है. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. टाइप 1 इज एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी. एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी इज जो भी एनाफाइलेक्सिस होती है. अभी एनाफाइलेक्सिस क्या होती है? एनाफाइलेक्सिस इज अपोजिट ऑफ प्रोफाइलेक्सिस. इतने याद रखो, बाकी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको. सेकेंड इज एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि एंटीबॉडी से वो चीज़ें जो कि साइटोटॉक्सिक हो, मतलब सेल के लिए टॉक्सिक हो, वो वाली हाइपर, उसमें वो वाली चीज़ें आएगी, ठीक है. और उसके बाद आएगा इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड. अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड में क्या आएगा? जो एंटीजन और जो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये हो गया इम्यून कॉम्प्लेक्स. इसकी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी मतलब इसका अक्यूमुलेशन हो जाएगा. बात तो समझ में, किसका अक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है. एंड लास्ट इज टाइप 4 विच इज़ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, विच इज़ डिलेड, यानी कि सबसे लेट में यही होगी. सुनो, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो मेनली 2 टाइप के, अपने 2 कैटेगरी में बांटी अपन ने, इमीडिएट और डिलेड. टाइप कितने हैं? 4. कैटेगरी कितनी है? 2. इमीडिएट में आती है 3 टाइप, 1, 2 एंड 3. एंड जो लेट है और जो डिलेड वाली कैटेगरी उसमें आती है सिर्फ एक, विच इज़ 4th कैटेगरी, विच इज़ 4th टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. जो 1, 2 और 3 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है वो मीडिएटेड होती है. दीज आर लार्जली मीडिएटेड एंटीबॉडी, लार्जली मीडिएटेड बाय एंटीबॉडी, ठीक है. और जो तुम्हारी 4 टाइप की होती है वो मीडिएटेड किससे होती है? टी सेल से. किससे मीडिएटेड होती है? टी सेल से होती है, ठीक है. अब ये जो 1, 2 और 3 होता है ये मेनली आती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में. किसमें जाती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी में जाती है. और जो अपनी 4th वाली होती है वो किस में आती है? तो वो आती है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में. किस में आती है? सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स में आती है. आओ एक बार थोड़ी समरी बात करें अपन. देखो, जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 एनाफाइलेटिक रिएक्शन देता है. बताया था मैंने, एनाफाइलेक्सिस शो करता है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन देता है. सेकेंड पॉइंट, डेफिनेशन क्या होती है? तो रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स इन द प्रीवियसली सेंसिटाइज पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो कि पहले से सेंसिटाइज है, यानी कि उसको पहले ये ऑर्गेनिज्म या पहले ये जो वायरल इन्फेक्शन है उसका हो चुका है और वापस उसको वही चीज़ हो रही है, तो इसको बोलते हैं कि प्रीवियसली सेंसिटाइज. अब ये अपन क्यों ला रहे हैं बीच में? क्योंकि एंटीबॉडी बनी हुई है बॉडी में, तभी एनाफाइलेक्सिस शो होगा, क्योंकि एंटीबॉडी अपनी बॉडी में है पहले से ही. दूसरी आती है कौन सी मीडिएटेड है? तो भैया IgE. अब IgE एंटीबॉडी होती है इसमें, यानी कि एलर्जी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. इटियोलॉजी फैक्टर इसके जेनेटिकली भी हो सकता है. देखो, जो एलर्जीज होती है वो इंसान को जेनेटिक भी हो सकती है कि भाई मम्मी पापा को चीज़ से एलर्जी तो बच्चे को भी चीज़ से एलर्जी हो सकता है. मम्मी पापा को धूल से एलर्जी तो बच्चे को भी धूल से, मिट्टी से एलर्जी हो, ठीक है. हो सकता है कि किसी को ऑरेंज एलर्जी होती है किसी को, ठीक है, चीज़ से होती है, मिल्क आइटम से होती है, जेनेटिक बेसिस. पोल्यूटेंट, मिट्टी, बताया मैंने अभी. वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन तुमको एलर्जी हो जाए, ठीक है. उसके बाद अभी वायरल इन्फेक्शन से एलर्जी कैसे होगा? ये होता है वो वाला, तुमने माइक्रो में पढ़ा होगा कि एक चीज़ होती है व्हेन आर इम्यून रिस्पॉन्स इज वीक, अपॉर्चुनिस्टिक, है ना. तो वो ये होती है जब भी तुमको वायरल इन्फेक्शन होगा तो जो एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, जब तुम नॉर्मल हो तब तो उसकी कंसनट्रेशन अपनी बॉडी में नॉर्मल रहेगी, ठीक है, मतलब वो परफेक्टली अपना पूरा रेस्ट करेगा. लेकिन जैसे ही वो तुमने वायरल इन्फेक्शन हुआ, तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हुई, वो अटैक करना शुरू कर देगा. तो 3 इटियोलॉजी फैक्टर समझ में आए. पहला जेनेटिक बेसिस, जेनेटिकली हो सकती है. दूसरा पोल्यूटेंट्स, यानी कि पोल्यूटेंट से हो सकता है. तीसरा वायरल इन्फेक्शन से हो सकती है. देन पैथोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ IgE. सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा IgE एंटीबॉडी का. उसके बाद क्या होगा? रिलीज ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स. जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है वो रिलीज हो जाएंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4. एग्जाम्पल कब होती है? तो ये 2 टाइप की होती है. जो एनाफिलैक्सिस होती है वो 2 टाइप की होती है, सिस्टमिक और लोकल. सिस्टमिक वाले में आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीसीरा एंड ड्रग्स, ठीक है. और लोकल में क्या आता है? लोकल में आता है हे फीवर, ब्रोंकियल अस्थमा एंड फूड एलर्जी. देन नेक्स्ट इज टाइप 2. टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज साइटोटॉक्सिक, यानी कि सेल के लिए टॉक्सिक होती है.
इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी रिलीज हो रही है जो कि सेल सरफेस पे अटैक करेगी, जो कि सेल सरफेस पे अटैक करा के सेल लाइसिस कॉज कराएगी। ये जो मेनली अटैचमेंट होता है सेल पे एंटीबॉडी का, ये कौन से सेल पे होता है, जो मैक्रोफाजेस है, ठीक है, जो जहाँ पे ग्रेनुलेट्स बनते हैं, किसके, साइटोकाइंस के और इंटरल्यूकिन्स के, साइटोकाइंस के और वो वाले फैक्टर्स के जो कि तुम्हारे फॉरेन ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना चाहेंगे, लाइटिक फैक्टर्स जो होता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज इसका इटियोलॉजिक फैक्टर, कोई भी फॉरेन एंटीजन से उसका एक्सपोजर करा देना, किसका, या तो ड्रग हो सकता है, ठीक है, या तो मेटाबोलाइट हो सकते हैं, कोई डिफरेंट फॉरेन मेटाबोलाइट हो सकते हैं, ड्रग हो सकता है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और सेल्फ एंटीजन भी हो सकता है कभी कभी। इसका पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन में इसमें मेनली जो टारगेट सेल होता है, ठीक है, जो टारगेट सेल है अपना, उसको अपन आईजीएम और आईजीजी से कोट कर देते हैं, आईजीएम और आईजीजी से कोट कर देते हैं ताकि जो फेगोसाइटोसिस परफॉर्म्ड हो तो वो मैक्रोफाज के लिए आसान हो उसको पहचानना कि भैया उस पर की जो तुम्हारा एंटीजन है उसके ऊपर कोटिंग है आईजीएम और आईजीजी की। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। अब ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी में आता है C5A, C5A को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, C5A आता है याद रखना। उसका आता है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो तुमने एंटीबॉडी दी है, ठीक है, एंटीबॉडी से क्या होगा, एंटीबॉडी से सेल का जो नॉर्मल फंक्शन है वो काम करना बंद कर देता है, तो सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है, सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और वो कॉज करेगा तुम्हारा इन्फ्लेमेशन और सेल इंजरी में। ओके, देन आता है एग्जाम्पल्स की बारी। तो एग्जाम्पल्स में आएगा ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन एनीमिया हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन डिसऑर्डर्स जो होते हैं अपने, ठीक है, और एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है सेरोटॉक्सिक में इन ब्लड, सेरोटॉक्सिक इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो सेल्स होंगे उससे, और होता है सेरोटॉक्सिक इन टिश्यूज़, तो उसमें आती है ग्रेव्स डिसीज और माइस्थीनिया ग्रेविस। देन नेक्स्ट इज टाइप 3, टाइप 3 होगा तो इस वीडियो में होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। सुनना, टाइप 3 की टाइप सबसे पहले याद करिए कौन सी रिएक्शन होती है, सीरम सिकनेस और एंथ्रस रिएक्शन और एर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस और अर्थस रिएक्शन। अर्थस रिएक्शन क्या होती है, अर्थस रिएक्शन मेनली डिपेंड करती है वो रिएक्शंस जिसमें तुम्हारा जो टिश्यू है, ठीक है, जो तुम्हारा टिश्यू है उसमें लोकलाइज इम्यून कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। देखो जो तुम्हारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो परफॉर्म हो गई, तुम्हारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अगर टिश्यू में जाके स्टोर हो जाता है तो वो अर्थस रिएक्शन शो करता है, ठीक है, और अगर वो ब्लड में जाके स्टोर हो जाएगा तो क्या करेगा, सीरम सिकनेस कॉज करेगा। डेफिनेशन क्या है इसकी टाइप 3 की, तो रिजल्ट फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन हो जाना, मीडिएटेड बाय आईजीजी एंड आईजीएम। आईजीजी और आईजीएम को टाइप 2 और टाइप 3 दोनों आईजीजी आईजीएम मीडिएटेड होती है। उसके बाद इटोलॉजी फैक्टर क्या है, परसिस्टेंट ऑफ लो ग्रेड इन्फेक्शन, किसका, तुम्हारे टाइप 3 का, कि जो लो ग्रेड इन्फेक्शन है उसका परसिस्ट रह जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एंटीजन, नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एंटीजन, ठीक है। देन पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस पर अगर अपन जाएंगे तो सबसे पहले आता है सेलुलर जो तुम्हारी सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, जो सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड आएगा लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स जो कि तुम्हारा अर्थस रिएक्शन में जाएगा। देखो स्टार्ट में अपन इसके दो नाम पढ़े थे, पहला नाम क्या पढ़ा था, सीरम सिकनेस, और दूसरा पढ़ा था अर्थस रिएक्शन। तो सेम पैथोजेनेसिस में भी दो होंगे, एक जाएगा ब्लड के अंदर, तो क्या है तुम्हारा सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सेल इंजुरी, क्या है, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सेल इंजुरी, यानी कि ब्लड में, तो सीरम सिकनेस वो आ गया तुम्हारा पहला पैथोजेनेसिस। सेकंड पैथोजेनेसिस जो है वो क्या है, लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स इंजरी, लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स इंजरी जो कि टिश्यू के अंदर जाएगी, वो अर्थस रिएक्शन कॉज करेगी। एग्जांपल देखेंगे तो लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स इंजरी जो होती है वो, सॉरी, जो अपन एग्जांपल में जाएंगे तो SLE होता है इसका, और वो होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ आता है टाइप 4 की अगर बात करें, टाइप 4 में आता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि सबसे आखिरी में होता है, 24 घंटे से 48 घंटे बाद में इसका शुरू होती है रिएक्शंस, ठीक है। टी सेल मीडिएटेड होती है, स्लो होती है, प्रोलॉन्ग होती है। नेक्स्ट टी सेल मीडिएटेड होती है, ठीक है। देन इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है माइक्रोबियल एजेंट, क्या होता है, माइक्रोबियल एंटीजन एंड सेल्फ एंटीजन। उसका पैथोजेनेसिस देखेंगे तो क्लासिक DTH। अभी क्लासिक DTH क्या होता है सुनना, जो क्लासिक DTH होता है वो मेनली यही कह रहा है जिसमें तुम्हारा CD4+T हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाए, CD4+T हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाए, जो कि तुम्हारे प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे कि इंटरल्यूकिन 12, 2 और INF, यानी कि इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन रिलीज करेगा, ठीक है। ये तीन फैक्टर कौन से, गामा इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2, ये हो गया तुम्हारे प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, जो कि रिलीज कैसे होंगे, तुम्हारे
CD4 प्लस TH सेल्स जो कि एक्टिवेट हो गए। देन दूसरा पैथोजेनेसिस का डायरेक्ट CD8 प्लस टी सेल्स। तो CD8 प्लस टी सेल्स जो होते हैं वो बड़ी कहानी होती है। उसमें मेनली ये होता है कि सेल डेथ हो जाती है ना, सामने वाले को जब सेल खत्म करना रहता है तो अपन CD8 प्लस टी सेल्स एक्टिवेट करवाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में मेनली इसका एग्जाम्पल अपन अगर ध्यान से देखें तो आता है ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन इन ट्यूबरक्लोसिस। ग्रेन्युलोमेटस रिएक्शन इन ट्यूबरक्लोसिस, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, रिएक्शन अगेंस्ट वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट इज टाइप 1 रिएक्शन। टाइप 1 रिएक्शन आती है एनाफाइलेटिक रिएक्शंस। टाइप 1 रिएक्शंस आर एनाफाइलेटिक रिएक्शन, इट इज रैपिडली डेवलपिंग और एन एनाफाइलेटिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन विच द इंडिविजुअल इज प्रीवियसली सिंथेसाइज। यानी कि जो इंसान इसको पहले से ही वो इन्फेक्शन लग चुका है, उसको अगर वापस से वो इन्फेक्शन लगता है तो अपनी बॉडी एक रैपिड उसको अगेंस्ट करवाती है, रैपिडली अगेंस्ट करवाती है अपनी बॉडी, और उसी को बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस। ठीक है, ये 15 से 30 मिनट के हैं, ऑनसेट में शुरू हो जाता है। इसका एटियोलॉजी देखेंगे तो जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और कॉन्कमिटेंट। अभी जेनेटिक बेसिस में क्या होता है, 50% एलर्जी जो होती है वो जेनेटिक होती है। तुम्हारे परिवार में तुमको हो जाएगी तो भैया 50 जेनेटिक है, 50% जो एलर्जी होती है वो जेनेटिक होती है। इन्वायरमेंटल में देखेंगे तो इन्वायरमेंटल में जो म्यूकोजल एपिथेलियम होती है, जो अपनी म्यूकोजल एपिथेलियम होती है उसकी परमेबिलिटी जो होती है वेरी करती है। जब तुम्हारी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट जो होता है वो इंक्रीज कराता है म्यूकोजल एपिथेलियम की परमेबिलिटी को और अलाउ कराता है एंट्री ऑफ एलर्जेंस को। कहाँ पे अलाउ कराता है, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अपनी बॉडी क्या करेगी, फिर IgE को बढ़ा देगी, सिंपल। उसके बाद आता है कॉन्कमिटेंट। बिसाइड एलर्जी, type 1 reactions may link to simultaneously occurrence of certain viral infection of the upper respiratory tract। कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन अगर आता है तो तुमको एलर्जी जल्दी हो सकती है, क्योंकि अपनी बॉडी ऑपोर्चुनिस्टिक हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि अपना इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो लो हो जाता है। पैथोजेनेसिस देखेंगे तो क्या होगा, देखो पहले टाइप 1 रिएक्शन करते हैं तो बीटा लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा टाइप 1 रिएक्शंस में, बीटा लिम्फोसाइट्स क्योंकि ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर आता है, देन प्लाज्मा सेल्स, देन मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल्स। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या होगा सको, जो एलर्जन है वो अपनी बॉडी के अंदर आया, अपनी बॉडी के अंदर जैसे एलर्जन आता है या एंटीजन जैसे आता है, उसमें आते ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं APC, जो कि जाकर अटैच हो जाएगा इससे और उसको प्रेजेंट कर देगा CD4 प्लस टी हेल्पर सेल्स को। किसको ले जाएगा, किसके पास ले जाएगा, CD4 प्लस टी हेल्पर सेल्स के पास ले जाएगा, जो कि एक्टिवेट हो गए। उसके एक्टिवेट होने से वो जनरेट हो जाएंगे एक्सेसिव रिस्पॉन्स बाय साइटोकाइंस, यानी कि साइटोकाइंस वो रिलीज़ करना शुरू कर देंगे। कौन सा साइटोकाइन रिलीज़ कराएंगे या कौन से साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो वो बढ़ाएंगे इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। ठीक है, जो कि किस करेगा, जो कि बी और प्लाज्मा सेल्स पैक्ट करेगा और वो सिंथेसिस कराएगा IgE का। तो क्या हुआ, सुनना, एलर्जन अपनी बॉडी के अंदर आया, ठीक है, वो APC के पास गया, APC ने उस पर बाइंड किया। अब APC कहाँ लेके गया उसको, CD4 प्लस टी सेल्स पे। APC क्या है, एंटीजन बाइंडिंग एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। APC क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। उसके बाद तुम्हारा जो CD4 प्लस TH सेल्स या टी हेल्पर सेल्स जब एक्टिवेट हो गए, अब उसके एक्टिवेशन से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया साइटोकाइंस का। कौन कौन साइटोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ा, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13। उसके बाद ये तीनों जो है इंटरल्यूकिन एक्ट करेंगे इस पे बी सेल्स पे और प्लाज्मा सेल्स पे, जो कि कराएगा, जो कि तुम्हारा सिंथेसिस कराएगा IgE का। अब IgE बन गया, अब IgE की सिंथेसिस के बाद में क्या होगा, बाइंड करेगा FC रिसेप्टर्स पे। अब वेयर इज FC रिसेप्टर्स, FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन मास्ट सेल्स। जो मास्ट सेल्स होते हैं उसमें होता है FC रिसेप्टर। क्या होता है उसमें, FC रिसेप्टर होता है, ठीक है, और बेसोफिल्स में भी होते हैं, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स में होते हैं FC रिसेप्टर्स, जिस पे कौन बाइंड करेगा, IgE जाके बाइंड करेगा। नाउ ड्यूरिंग द सेकंड कॉन्टैक्ट, जैसे तुम्हारा सेकंड बार वही सेम एंटीजन या वही सेम एलर्जन अपनी बॉडी के अंदर आता है, तो क्या होगी, जो IgE एंटीबॉडी है वो बेसोफिल और मास्ट सेल के सरफेस पे क्या कराएगी, बैंड होगी। उसके बैंड होने से क्या होगा, मेम्ब्रेन लाइसिस। क्या होगा, मेम्ब्रेन लाइसिस हो जाएगा, जो कि कॉज करता है डीग्रेनुलेशन। क्या कॉज करता है, डीग्रेनुलेशन कॉज करता है। अब ये डीग्रेनुलेशन क्या होता है, सुनना, जो भी अपना इसके मास्ट सेल्स के अंदर और बेसोफिल के अंदर मटेरियल बन रहा था इतने दिन तक, ठीक है, वो रिलीज़ हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है तो देखते हैं, वो बायोजेनिक अमीन्स होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ठीक है, और कीमोटॉक्सिक फैक्टर होते हैं एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएजेस और हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट इज सर्टेन साइटोकाइंस भी उसमें होते हैं तुम्हारे इसमें मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स में,
वो कौन से होते हैं? तो वो इंक्रीज कराते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी को, पहली। दूसरी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। तीसरी, अर्ली वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराते हैं। और चौथी, वो इंक्रीज कराते हैं लैक्राइमल सिक्रीशन को। एग्जाम्पल देखते हैं तो लोकल एनाफाइलेक्सिस किस में होता है? एंजियोएडिमा, फूड एलर्जी और हे फीवर में। सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस किस में होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीसीरा ड्रग्स। और इसके फीचर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, पल्मोनरी हेमरेज एंड शॉक एंड डेथ। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। सो टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस। इसमें क्या है? इसमें एंटीबॉडी बीच में आ रही है। एंटीबॉडी मतलब वही IgM। और वो कैसे बीच में आ रही है? देखो, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है, हो सकता है वो एंटीजन या तो तुम्हारा कोई ड्रग हो, ड्रग मेटाबोलाइट, या हो सकता है कोई माइक्रोबियल हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है ना। तो उसकी सरफेस पे जाके वो अटैच हो जाती है और उस सेल का जो कि बाहर से आया एंटीजन का लाइसेंस करा देती है। तो ये भाई एंटीबॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है काम करने का, ठीक है। एंटीबॉडी जो हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि अपने नॉर्मल सेल या टिश्यू के ऊपर हो। मतलब जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो ये हो सकती है कि जब अपने बॉडी का नॉर्मल सेल है या नॉर्मल टिश्यू है उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई हो, यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज को बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज कॉज होती है इससे। और या तो ये हो सकता है कि जो एक्सोजेनियस एंटीजन है, जिसकी बात कर रहा हूँ, ड्रग मेटाबोलाइट्स हो गए, अपने जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म हो गए, इनके लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो हो सके। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी कि टाइप 2 रिएक्शंस में कौन कौन से सिस्टम्स का पार्टिसिपेशन होता है। देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपन पूरा पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में जल्द ही लेक्चर आएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। टिश्यू मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल, NKC नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है, इओसिनोफिल्स, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? टाइप 2 रिएक्शंस में। मेन एंटीबॉडी कौन सी है? IgG और IgM, ठीक है। और बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। ये क्या थी? इटियोलॉजी। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में इसमें होती है अलग अलग स्टेप्स। सबसे पहले ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। अभी ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस क्या होता है बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जो टारगेट सेल होता है वो कोड होता है IgG और IgM से। क्या हुआ? ब्लड में, फॉर सपोज ब्लड में तुम्हारे पास क्या आई? एंटीजन आ गया। अब वो एंटीजन जो है, अब जो एंटीजन है उसके आसपास IgG और IgG एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी ने उसको कवर कर ली, उसको अगर कवर कर लिया उसके सरफेस पे जाके। अब क्या होगा? अब वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के यूज से ऑप्सिन्स एक केमिकल होता है जो कि जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? ऑप्सिन्स जनरेट करेगा, विच इज C3b, C4b एंड C5a। व्हाट इज दिस? कॉम्प्लीमेंट 5a, कॉम्प्लीमेंट 4b, कॉम्प्लीमेंट 3b। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट एक सिस्टम होता है, बस ये समझ लो कि अपनी बॉडी में जैसे कि अपने एंटीबॉडी होते हैं वैसे कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। और इसको अपन ऑप्शनस भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शनाइजेशन जो कॉज कर रहा है उसको ऑप्शनस बोलेंगे। सबसे पहले में क्या हो रहा है? ब्लड में एंटीजन आया, वो एंटीजन जैसे ही आया IgG और IgM एंटीबॉडीज को कवर कर ली। उसको कवर करके वो क्या करेगी? वो जनरेट कराएगी, उसके सरफेस पे ही जनरेट करेगी, ऑप्शनिन जनरेट करेगी, विच इज C4b, C3b एंड C5a। अब ये क्या करेंगे? ये जो एंटीजन होते हैं, जो एंटीजन है उस पर आया IgG, अब वो कहाँ जाएगा? याद रखना, FC रिसेप्टर्स पे। कहाँ जाएगा? FC रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगा। IgG जो है ना एंटीजन के FC रिसेप्टर के बाइंड करेगा। अब वो बाइंड करेगा ऑप्शनिन से, जो कि ऑप्शनिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से। कौन से ऑप्शनिन रिलीज हो रहे हैं? C3b और C4b। अब उससे क्या होगा? उससे डिस्ट्रक्शन होगा टारगेट सेल का, जिस पे तुम्हारा IgG अटैच हुआ है, उसका डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहाँ बना? एंटीजन और IgG से, ये बना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेट करेगा किसको? ये एक्टिवेट करेगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, जो जनरेट करेगा एक्टिवेट करेगा तुम्हारे इसको कॉम्प्लेक्स को, जो जनरेट करेगा मेम्ब्रेन और अटैक करेगा कॉम्प्लेक्स पे C5b to C9 तक जितने कॉम्प्लीमेंट्स होंगे सबको एक्टिवेट करेगा, और वो सब अटैक करेंगे डिस्ट्रॉय सेल को, और वो डिस्ट्रॉय करेंगे मैक्रोफेज। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। अब ये क्या है? ये तुम्हारा नेक्स्ट तरीका है कि तुम कैसे एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सुनो, हो क्या रहा है इसमें ये है कि जो एंटीबॉडी अगर उसके फिक्स टिश्यू साइट है, जो एंटीजन का फिक्स्ड टिश्यू साइट है, उसमें आकर अगर तुम्हारी एंटीबॉडी अटैच हो जाती है, वो ट्रिगर करेगी किसको? वो ट्रिगर करेगी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम द्वारा पहले एक्टिवेट होता है वो वापस एक्टिवेट होगा, वापस से C3b और C5 आएंगे, वो वापस से रिक्रूट करेंगे किसको? लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे मैक्रोफाज अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पहले एक और बढ़ा रहा है, विच इज पॉलीमॉर्फ। ये किसको रिक्रूट करेंगे? पॉलीमॉर्फ और मोनोसाइट को। पॉलीमॉर्फ और मोनोसाइट आएंगे, अब वो दोनों क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। अब वो रिलीज़ करेंगे लाइसोसोमल एंजाइम्स को। किसको रिलीज़ करेंगे? लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज़ करेंगे। अब वो रिलीज़ करने के बाद में लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होंगे वो सेल को खत्म कर देंगे, तो बिना मैक्रोफाज के तुम्हारा सेल खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन। मतलब
सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले भैया जो टारगेट सेल था वो कोड हो गया था IgG में, ठीक है, पैथोजेनेसिस में, जिसको बोलते हैं अपन ऑप्सोनाइजेशन ऑफ एगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ऑप्सोनाइजेशन ऑफ एगोसाइटोसिस बोलते हैं जिसको। क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हारा एंटीजन जो है वो कवर हो गया एंटीबॉडी से। वो एंटीबॉडी ने एक्टिवेट किया किसको? मतलब एंटीबॉडी कहाँ पे अटैच हुई? एफसी रिसेप्टर्स पे। वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना उसने एक्टिवेट किया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, उसने जनरेट किया C3b C4b और C5a को। वो C3b C4b C5a ने एक्टिवेट किया किसको? मैक्रोफाज को, और डिस्ट्रॉय कर दिया सेल को। सेकंड पॉइंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर सेरोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या हुआ था, इसमें एंटीबॉडी के फिक्स्ड टिश्यू साइट पे तुम्हारा एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के फिक्स्ड टिश्यू साइट पे जाके अटैच हो गया, उससे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में कौन आया? C5 और C3b। इन्होंने क्या करा, इन्होंने पॉलीमॉर्फ और मोनोसाइट को एक्टिवेट किया, जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स भरे हुए थे, तो वो बाहर आ गए, वो बाहर आए तो उन्होंने ऐसे सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड पॉइंट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शन। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सिंपल है, जो मैकेनिज्म होता है इसमें वो ये है कि एंटीबॉडी जो होती है इसमें जो फंक्शन हो रहा है किसका? टारगेट सेल का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्या होता है? सेल का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कैसे? इसमें होती है एंटी एसिटाइलकोलिन रिलीज। मतलब वो सेल के आसपास जो भी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, वो उसकी जो हमारा एंटीजन, मान लो हमारा जो एंटीजन है वो किस सेल में जाके, वो किस सेल के आसपास जाके अटैच हो गया, ठीक है। अब बॉडी के अंदर तो आ गया। अब या मान लो कि वायरस है, वायरस ने कोई सेल को तो एक्वायर कर लिया, मतलब वो सेल तो उसके अंडर आ गया, लेकिन अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी है वो कहाँ जाएगी? एंटीबॉडी जो होगी वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाके जो न्यूरॉन्स है जो कि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा होगा उसके सेलुलर सेल फंक्शंस के लिए, वो फंक्शन रुक जाएगा क्योंकि एंटी एसिटाइलकोलिन रिलीजर्स आ गए। वहाँ पे सेल एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो पाएगा, तो सेल अपना कॉन्टैक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? और अगर यही सेम कहानी ऑटो यानी खुद के सेल के लिए हो जाती है, तो बता रहा हूँ ना, एंटी एसिटाइलकोलिन रिलीजर्स या एंटी एसिटाइलकोलिन, ठीक है, रिसेप्टर्स वाले जो होते हैं, देखिए दो होते हैं, एक तो रिलीजर होता है और एक होता है रिसेप्टर्स। अगर ये जब तक एक्सोजीनियस के लिए है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ये एंडोजीनियस के लिए होता है ना, तो ये सबसे खतरनाक डिसीज कॉज कर जाता है, विच इज माइस्थीनिया ग्रेविस। उसमें क्या होता है? एसिटाइलकोलिन यूज़ नहीं हो पाता है, यही है ना, तो यही है उसका कॉज, पैथोजेनेसिस माइस्थीनिया ग्रेविस का। माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया, ग्रेव्स डिसीज हो गया, वो सब इसी से होती है। एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स उसमें आ जाता है। एग्जाम्पल क्या है टाइप 2 का? तो एग्जाम्पल ऑफ टाइप 2 जो होते हैं वो ऑटो इम्यून एनीमिया। अब ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, एनीमिया जिसको अपन रेड सेल इंजरी भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेव डिसीज हो गई, अपना माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप 3। अब तक हम बात करें टाइप 1 और टाइप 2 की, अब बात करेंगे टाइप 3 की, फिर फटाफट बात करेंगे टाइप 4 की और खत्म। चलो टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। अब यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड की बात आ गई। अब सुनना, फिर नाम लिख दो उसको बड़ा सा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या हुआ है, एंटीजन, देखो इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है? इम्यूनिटी क्या होती है? एंटीबॉडी। कहीं कहीं क्लिक करता है ना, एंटीबॉडी जो इम्यूनिटी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी, इतना समझ में आया? ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब तक कोई दिक्कत? ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये जब ज़्यादा हो जाते हैं और टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाती है। बस इतना समझ लो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। टाइप 3 यही है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ में, ब्लड में जब स्टोर हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो तुम्हारी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाती है। ठीक है, चलो जरा बात कर लेते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। थोड़ा डीप में इसको ढंग से बता दूँ क्या? तो इसको ढंग से सुन लो पहले तुम। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गए, ठीक है, वो टिश्यूज में चले गए। टिश्यूज में आने से क्या होगा, यहाँ पे एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस।
inflammatory reactions resulting in cell injury. ठीक है, ईटियोलॉजी क्या होती है इसकी? ईटियोलॉजी ये होता है कि इसमें टाइप 3 रिएक्शन में कोई टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है, कोई टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होता ये ब्लड, ये देखो ये है ना, सिर्फ टिश्यूज में, सिर्फ टिश्यूज में कॉज नहीं होता ना, ये ब्लड में भी होता है, ठीक है. इट इज़ नॉन टिश्यू स्पेसिफिक, इट इज़ नॉट टिश्यू स्पेसिफिक. तो इसमें अपन कोई सिस्टम्स की बात नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये सिस्टम इसमें एक्ट करेगा, ये सिस्टम इसमें एक्ट नहीं करेगा, ठीक है. नॉट टिश्यू स्पेसिफिक. अगर इसमें एक्सोजीनियस एंटीजन अपन डाल दें, यानी कि टाइप 3 रिएक्शन अगर एक्सोजीनियस एंटीजन की वजह से होती है, एंटीजन की वजह से होती है, तो वो इंक्लूड करती है इट इंक्लूड सबसे पहले लो ग्रेड माइक्रोबियल इन्फेक्शन, लो ग्रेड माइक्रोबियल इन्फेक्शन, लो ग्रेड माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया वायरस से होता है, जो कि वीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देता है. सेकंड इज एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल एंटीजन, एनवायरमेंटल एंटीजन से हो सकता है. ये ईटियोलॉजी की होता काहे से है ऐसा, इससे हो सकता है. तो यही दो हो गए एक्सोजीनियस के. पहला लो ग्रेड माइक्रोबियल इन्फेक्शन जिसमें तुम्हारा वायरस और बैक्टीरिया आ जाए, और ये एक्सट्रिंसिक एनवायरमेंटल एंटीजन जिसमें तुम्हारा कोई भी है तो इनहेल करने वाले से कोई मोल्ड हो गया, ठीक है, फंगस हो गई, फंगस मोल्ड है, प्लांट प्रोडक्ट जो भी तुम उसका जो कि तुम इनहेल करते, तलो लेने वाले की बात नहीं, प्लांट प्रोडक्ट लिख दे, प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है. इनहेल ये हो गया एक्सोजीनियस. एंडोजीनियस की बॉडी के अंदर ही अंदर कुछ चीज़ दिक्कत दे दे, अब वो बॉडी के अंदर अंदर का दिक्कत देगी. सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ एंटीजन, सेल्फ एंटीजन. सेल्फ एंटीजन किससे आती है? एजिंग से आती है ना, एजिंग से आती है, और कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल के अगेंस्ट आती है. देन जो टाइप 3 रिएक्शन होती है मैंने बताया वो रिगार्डलेस होती है, मतलब वो डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उसमें एक्ट करेगा या कोई भी करेगा, उसमें हर कोई इसमें भले मास सेल हो, न्यूट्रो, लेकिन उसमें मेन रोल टाइप 3 रिएक्शन में किसका होता है ये देख लो तुम बस, आईजीजी और आईजीएम का होता है. आईजीएम और मास्ट सेल, इन तीनों का मेन रोल होता है टाइप 3 रिएक्शन में. उसके बाद अपन बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की. इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं, फटाफट आ जाओ. सो पैथोजेनेसिस. अब पैथोजेनेसिस क्या है? सबसे पहले आता है सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इंजरी, यानी कि ब्लड वाली बात. सबसे पहला सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सेल इंजरी, ठीक है. अब इसमें लिखना क्या है? देखो इसमें क्या होता है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सर्कुलेशन में घूमते रहते हैं, ठीक है. सर्कुलेशन में जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल एंटीजन्स होते हैं उससे एंटीबॉडी से मिलके जो तुम्हारा ब्लड के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स घूमते रहते हैं, वो जनरली एक जब तक हमारी नजर में नहीं आएंगे, जब तक एक लार्जर इम्यून कॉम्प्लेक्स न बन जाए. मतलब एक एंटीबॉडी एक एंटीजन मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया, एक एंटीबॉडी एक एंटीजन मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लिया. ये चल रहे हैं ब्लड में, तुम कब तक नजर नहीं आएंगे जब तक ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स न बना ले. फॉर सपोज इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स उन्होंने बना लिया, पर क्योंकि ब्लड वेसल्स में इनकी साइज एक डिफरेंस एक फ्रैक्शन ऑफ साइज आने लगे कि हाँ क्योंकि ब्लड वेसल्स का 1/10 या कुछ भी फ्रैक्शन साइज ले ली इसने, तब ये नज़र में आता है, ठीक है. जनरली जो होते हैं ना ये लार्ज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि एक्सेस एंटीबॉडी के कारण होती है, जिसमें एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है और एंटीजन बहुत कम होता है, ठीक है. तो इसको तो यहाँ पे रिमूव कैसे होता है? तो इट इज रिमूव बाय मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम, ठीक है. लेकिन जो स्मॉल और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो नहीं उसमें एंटीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एंटीबॉडी, ठीक है. तो वो ज़्यादा डैमेज करते हैं टिश्यूज़ को. या सुनना, अगर लार्ज साइज है, लार्ज साइज मोर एंटीबॉडी
remove by this, ठीक है. Small size, more antigen cause max damage, ठीक है. और प्रेफर्ड टिश्यू और जो प्रेफर्ड डिपॉजिट होता है इसका सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स का, वो कौन कौन सी होती है? जहाँ पे ब्लड, जहाँ पे वेसल्स बहुत सारी हो. कौन कौन सी है? कहाँ वेसल्स बहुत सारी है? किडनी में है, ठीक है. अपना हार्ट में, ब्रेन में नहीं जाता, किडनी में है, हार्ट में है, ठीक है. और बस स्मॉल ब्लड वेसल्स में अटक सकता है, ठीक है. इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट जो होता है वो टिश्यू में इंस्टेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बाय कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इन द सेल. नेक्स्ट इज, ये सब चीज़ समझ में आया. इसकी सर्कुलेटिंग इम्यून मीडिएटेड सेल इंजरी क्या होती है? क्या हुआ? एंटीजन एंटीबॉडी है, ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया. स्मॉल साइज़ का है तो एंटीजन ज़्यादा होगा, एंटीबॉडी कम होगी, वो डैमेज ज़्यादा करेगा. लार्ज साइज़ का है तो एंटीबॉडी ज़्यादा होगी, एंटीजन कम होगा. इसको अपन रिमूव कर सकते हैं बाय मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम. लेकिन अगर स्मॉल साइज़ का है तो वो किडनी में जा सकता है, तुम्हारे हार्ट में जा सकता है. और क्या कॉज करेगा? तो यहाँ पे कॉज होता है अपना नेफ्राइटिस, वेस्कुलाइटिस, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करा है टाइप 3 में. अभी बताया मैंने, वेस्कुलाइटिस और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. उसके बाद में बात करते हैं इसका सेकंड जो अपना होता है लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो एक टिश्यू जो एक वहाँ होता है टिश्यू साइड पर. अभी तो ब्लड पे था. लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स सेल इंजरी. ये क्या है? इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पे है? टिश्यू में. तो इसमें एक रिएक्शन होती है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. उसको मैं ब्लू से लिख रहा हूँ. उसका नाम याद रखना, अर्थस रिएक्शन. आप जो भी इसको प्रोनाउंस करें, इसका नाम मैं अर्थस बोलता हूँ, ठीक है. अर्थस रिएक्शन इज व्हाट? लोकलाइज्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड टिश्यू इंजुरी. सुनना, लोकलाइज immune complex mediated tissue injury. It's called Arthus reaction. जो इनिशियल अर्थस रिएक्शन होती है वो इंजेक्शन ऑफ एंटीजन से अपन मतलब अर्थस रिएक्शन जो होती है ना, जब उसको शुरू करते हैं, जो शुरुआत होती है अर्थस रिएक्शन की, तो अपन एंटीजन का एक इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है. एक इम्यूनाइज इंसान को, इम्यूनाइज जानवर को चेक करने के लिए अर्थस रिएक्शन क्या होती है, तो अपन पहले एक इंजेक्शन लेते थे एंटीजन का, और उसको देते थे जिसमें पहले एंटीबॉडी हो. फॉर सपोज कि मैंने कोई वायरल इन्फेक्शन दिया, कोई वायरल एंटीजन लिया, उस एंटीजन की एंटीबॉडी पहले ही मैंने किसी जानवर में इंजेक्ट कर दी, उसके बाद मैं उसको एंटीजन दे रहा हूँ. तो क्या होगा? उसके बाद में वो टिश्यू का जहाँ मैं इसको दूंगा वो नेक्रोस होने लगेगा 3 से 8 घंटे में, क्योंकि वहाँ पे सारी एंटीबॉडीज़ ने कवर कर लिया उस टिश्यू को, क्योंकि पहली एंटीबॉडी थी. तो अगर एक इंडिविजुअल जो कि पहले से ही इम्यूनाइज हो, ठीक है, उसके पास एबेंडेंट सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी हो पर्टिकुलर एंटीजन की, और अगर वही एंटीजन उसके अंदर आ जाए और एक टिश्यू में चले जाए, तो वो टिश्यू जहाँ पे वो एंटीजन रहेगा वहाँ पे क्या हो सकता है? वो या तो टिश्यू नेक्रोस हो सकता है, या तो हेमरेज हो सकता है, या तो इडीमा हो सकता है, ठीक है. क्या बोल रहा हूँ मैं कि इफ एन इंडिविजुअल हु इज ऑलरेडी immunized and has abundant antibody against a particular antigen. And if there is entry of antigen into vessel wall, which then combine with circulating antibody, it leads to edema, hemorrhage and tissue necrosis.
टिश्यू नेक्रोसिस विद इन फ्यू आवर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं तो याद रखना। इसका एग्जांपल तुमको लिख दूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE, ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन मतलब एक्सोजीनियस एंटीजन। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट टाइप 4। अब टाइप 4 क्या है? टाइप 4 इज डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। यस, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी। डिलेड मतलब कितना डिले? कुछ तो होगा ना, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा, 5 घंटा। तो 24 आवर to 48 आवर लेटर सेंसिटिविटी आफ्टर 24 to 48 आवर्स। ठीक है, आफ्टर 24 to 48 आवर ऑफ द एक्सपोजर टू द एंटीजन, मतलब एंटीजन देने के 24 से 48 घंटे बाद में जो हाइपर सेंसिटिविटी आती है या जो इन्फ्लेमेशन होता है वो सब किसके अंदर आता है? वो सब जाता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता है। ये बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की, नहीं पहले इसका इंट्रोडक्शन। जो तुम्हारा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है टाइप 4 है, उसमें बी का यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं होता। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं होता, जैसे 1 2 3 में हो रहा था। नो रोल मतलब नो एंटीबॉडी। यस, no antibody. It is immune response without antibody production. Without antibody formation. It is immune response without antibody formation. Not same as 1 2 3. The 1 2 and third type of hypersensitivity. It is slow and prolonged. ये स्लो होता है और प्रोलॉन्ग एक्शन देता है। ठीक है, देन इज इटियोलॉजी। जो टाइप 4 होती है उसमें आती है CD4 सेल और CD3 सेल, CD8 सेल। देखो इसमें होती है दो। इटियोलॉजी में इसमें आता है T सेल्स जो कि दोनों CD4 और CD8 प्लस, CD4 प्लस और CD8 प्लस। बेसोफिल्स जिसकी इटियोलॉजी है कि इसमें कौन कौन से अपने पार्ट ले रहे हैं ढंग से। इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ। सो इटियोलॉजी में क्या है भैया, इसमें रोल किसका? तो रोल इसमें है तुम्हारा मास्ट सेल, बेसोफिल, टी सेल्स, बोथ। कौन कौन से? CD4 प्लस एंड CD8 प्लस। CD4 प्लस एंड CD8 प्लस। एंटीजन एक्सोजीनियस भी हो सकता है, एंडोजीनियस भी हो सकता है। यानी कि एक्सोजीनियस में कौन होगा? एंटीजन एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस में कौन होगा? अपना माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई। ठीक है, एंडोजीनियस में कौन होगा? एंडोजीनियस में होगा न्यूक्लियस, माइलिन, कोलेजन। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होता है ना, अब बात करेंगे मैकेनिज्म की कि ये देखो ये एंटीजन इसके, हाँ, मतलब माइकोबैक्टीरियम आ सकता है, वायरस आ सकता है, फंजाई आ सकता है। अंदर ही अंदर या तो कोई न्यूक्लियस जिसमें हो सकता है कुछ, न्यूक्लियस अंदर क्या होता है? जीन का तो हो सकता है म्यूटेशन हो गया हो। ठीक है, इतना नोट ले रहे हो। माइलिन शीट्स हो सकती है, कोलेजन हो सकता है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस। तो दो मैकेनिज्म के कारण ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो अपन बात करते हैं दो मैकेनिज्म की। सबसे पहले आता है क्लासिक मैकेनिज्म, क्लासिक CD4 प्लस या क्लासिक डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि किससे मीडिएटेड होता है? तो मीडिएटेड बाय CD4 प्लस टी सेल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्लासिकली देखो, इसमें वायरस, फंजाई और इसका अपन सबसे पहले इम्यूनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सपोजर, जो कि नॉर्मल हर जगह होता है। फर्स्ट एक्सपोजर होता है, मान लो कि हम करते हैं टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ टीबी यानी कि फर्स्ट एक्सपोजर टीबी अपन क्या दे रहे हैं इसको? अपन इसको एक टीबी का जो अपना बैक्टीरिया है, ठीक है, टीबी का जो अपना बैक्टीरिया है वो अपन उसको काट के दे रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस
जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो अपन इसको दे रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन फॉर्म में, लेकिन कौन सा, जो कि बहुत ही लेस वायरल फॉर्म हो, जो कि बहुत कम उसको अफेक्ट करे, है ना, वो अपन उसके ब्लड स्ट्रीम में देंगे। सबसे पहले एक्सपोजर हो रहा है CD4 प्लस टी सेल्स उसको लेके जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, एक एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल है। ये उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, CD4 प्लस टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कहाँ पे, डेंड्राइटिक सेल्स में, डेंड्राइटिक सेल्स पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, डेंड्राइटिक सेल है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे उसने रिकॉग्नाइज करा है, ये रिलीज करवाएगा, ये इन टी में से TH1 टू TH17 को एक्टिवेट करेगा, विच इज हेल्पर, है ना, टी हेल्पर सेल्स। तो टी हेल्पर 17 टाइप के सेल्स होते हैं, जिसमें से TH1 इज मेमोरी, तो वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। ये अब तक क्या हुआ, मैंने एक ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया ब्लड के अंदर दिया, ब्लड के अंदर डेंड्राइटिक सेल ने उसको उठाया, वो लेके गया CD4 प्लस टी सेल्स के पास में। टी सेल्स में TH सेल्स होते हैं, जो कि 17 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप जो होता है TH1, वो होता है टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल ने उस ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज कर लिया कि भैया हाँ ये अफेक्ट कर सकता है, ये आएगा तो मैं रिएक्ट करूँगा, ठीक है। अब तक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर उसी इंडिविजुअल में अगेन एक्सपोजर होता है इसका, अगेन एक्सपोजर टू ट्यूबरक्लोसिस और TB, तो वो अगेन किसके पास जाएगा, वो अगेन जाएगा तुम्हारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास, APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जाएगा। अब वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उसको तो पता था टी मेमोरी सेल आया, उसको तो पता लग गया भैया ये हुआ, ठीक है। ये जाएगा टी मेमोरी के पास, टी मेमोरी बताया भैया पहले कभी आया कि नहीं आया, ये देख लिया भैया पहले आया हुआ है ये आदमी, तो वो एक्टिवेट करेगा किसको, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को, किसको करेगा, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को एक्टिवेट करेगा। साइटोकाइन एक्टिवेशन अभी कौन से होते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन, तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन एक्टिवेशन होते हैं इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा और ट्यूमर नेक्रोटिन फैक्टर अल्फा, ठीक है। इन सबको ये एक्टिवेट कर देगा और प्रोड्यूस करवा देगा, जिसमें से इंटरफेरॉन गामा इज मोस्ट सिग्निफिकेंट and cause activation. ऑफ मैक्रोफेज और ट्रांसफॉर्म एक्टिवेशन मैक्रोफेज उसको ट्रांसफॉर्म कराएगा किसमें, एपिथेलॉइड सेल में। एपिथेलॉइड सेल को खत्म कर देंगे, मैं उसका फैगोसाइटोसिस कर देंगे एपिथेलॉइड सेल में, उसका कन्वर्जन करा देगा। ये तो हो गया एक क्लासिक डिटेल, यानी क्लासिकली कैसे तुम्हारा डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी काम करती है। हाइपरसेंसिटिविटी एक और तरीके से काम करती है, विच इज डायरेक्ट। इसमें CD4 का काम नहीं होता, इसमें CD8 का काम होता है। CD8 प्लस टी सेल्स ये बहुत ही बड़े सेल्स होते हैं, ये सीधा खत्म करते हैं, ये सीधा खत्म करते हैं। मतलब देखो CD8 सेल्स पे अगर कोई भी CD8 सेल्स पे अगर कोई भी एंटीजन आता है, ठीक है, कोई भी एंटीजन अगर CD8 सेंसिटाइज होता है, सेंसिटाइज अगर CD8 जिस भी एंटीजन का सेंसिटाइज CD8 किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर सेंसिटिव होगा या किसी भी एंटीजन के लिए सेंसिटिव होगा और वो एंटीजन अगर आ गया, वो एंटीजन मान लो A है, अगर वो आ गया तो क्या करेगा, वो सीधा CD8 इसके पास आएगा, सीधा CD8 प्लस टी इसके पास आएगा, वो प्रोड्यूस करेगा परफोरिन और ग्रेंजाइम। परफोरिन क्या करेगा, परफोरिन इसके अंदर एक होल ड्रिल करेगा, ड्रिल्स अ होल इन मेम्ब्रेन, ठीक है, ड्रिल्स अ होल इन मेम्ब्रेन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ग्रेंजाइम क्या करेगा, ग्रेंजाइम इज अ प्रोटियोलाइटिक, होता है, इज अ प्रोटियोलाइटिक, तो वो उसके कास्पेस को खत्म कर देगा, क्लीव द कास्पेस को खत्म कर देगा। कास्पेस जो प्रोटीन होता है इसमें उसको तोड़ देगा और कॉज करेगा सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये है इसमें मेन एक और इसमें मेन होता है इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो याद रखना है इसके एग्जांपल में आता है अपने पास ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन,
ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स या कोई वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस